गांव का हर नौजवान जो जैसी 15 साल का होता है उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि किसी भी प्रकार से उसे फौज में जाना है। राहुल जी पहले तो सपना देख रहे हैं कि वो कहाँ आएंगे और कहाँ नहीं आएंगे। पहले तो वो 300 सीटों पर लड़ ही लें। पहले तो वो अपनी ही सीट तय कर ले कि वो किस सीट से लड़ना चाहते हैं, किससे नहीं। नमस्कार, यूपी की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं रे इंटरनेशनल के सीईओ अजय पटेल जी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से खासतौर पे मोदी सरकार ने कई योजनाएं लागू की है, लेकिन एक योजना है जिसको लेकर सेना में खासतौर पर भर्ती की योजना है, जिसको लेकर काफ़ी युवाओं में कह सकते हैं कि रोष भी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये योजना जब आएगा 4 साल के बाद तो आपको दिखेगा। चलिए हम इन सबों पर बात करेंगे अजय पटेल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, आज हम अभी बात करने वाले हैं योजनाओं पर, और एक योजना की काफ़ी चर्चा, वैसे तो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की काफ़ी चर्चा हुई, खूब हुई, लेकिन एक ऐसी योजना जिसको बिहार यूपी में काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा, वो है अग्निवीर। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निवीर योजना चूंकि फौज में जाने का जज्बा हमारे इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। गांव का हर नौजवान जो जैसी 15 साल का होता है उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि किसी भी प्रकार से उसे फौज में जाना है। जो फौज में नहीं जा पाता वो सीआरपी में जाना चाहता है, वो बीएसएफ में जाना चाहता है, वो किसी न किसी जगह जाना चाहता है। निश्चित तौर पर उसके जीवन को हर योजना प्रभावित करती है। ऐसी समस्या सिर्फ यह है कि जब तक योजनाओं को व्यवहारिक तौर पर उतरने के बाद जमीन पे आके उसका असर ना दिखाई दे जाए, तब तक अगर कोई उसे सिर्फ भड़का रहा है, उसे कुछ समझा रहा है, तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। जी। सबसे पहले तो एक बात के लिए मैं ऑथराइज तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी को जितना समझता हूं, इस पार्टी को जितना समझता हूं, उस लिहाज से मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि इस योजना से किसी भी नौजवान का नुकसान नहीं होगा। ये किसी भी फौज में जाने वाले, अग्निवीर में जाने वाले किसी भी इंडिविजुअल के लिए नुकसानदेह नहीं होगी। हर तौर पर वो उसके लाभ के लिए ही बनी है, क्योंकि हमें पता है कि एक नौजवान जो कि 18 साल की उम्र में फौज में जा रहा है और 22 साल की उम्र में उसका वो टर्म खत्म हो रहा है, तो अगर हमने उसके टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया तो हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई। जी। पहले भी 35 वर्ष के बाद वहां से लोग बाहर आया करते थे, तो यह तय है कि उनको रीस्टेब्लिशमेंट, उससे बेहतर या उस जैसी जगह तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट है। फौज की संख्या कितनी रख सकते हैं आप, कितने फौजियों को आप लगाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नहीं लगता कि आप फौज को बड़ा कर रहे हैं, और किस किस तरीके से आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कल हमारे पास जितने भी रिजर्व फोर्सेस हैं, वहां भी कहीं ना कहीं से हम लोगों को लेके आते हैं। निश्चित तौर पर उन रास्तों में जाने का रास्ता भी पूर्णतः सुरक्षित पहले ही कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे सबसे पहले अग्निवीर योजनाओं को खत्म कर देंगे। देखिए, राहुल जी पहले तो सपना देख रहे हैं कि वो कहाँ आएंगे और कहाँ नहीं आएंगे। पहले तो वो 300 सीटों पर लड़ ही लें। पहले तो वो अपनी ही सीट तय कर ले कि वो किस सीट से लड़ना चाहते, किससे नहीं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई योजना लागू हो चुकी है और उस योजना के रिजल्ट सही हैं, तो बंद करके वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे, अभी तो दूर की कौड़ी है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, एक आध इलेक्शन, 2 इलेक्शन बाद ही राहुल जी कुछ कर पाएंगे, और तब तक इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच चुकेगा। इस योजना की सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, और जब वो योजना सामने आएगी तो लोगों को उसके लाभ दिखेंगे, और कोई नौजवान या नौजवानों का परिवार, क्योंकि उनमें से एक भी हमारे देश और हमारे परिवारों से बाहर का नहीं है। लेकिन लगातार जो विरोध हो रहा था उत्तर प्रदेश और बिहार में, खासतौर से इस योजना को लेकर काफ़ी विरोध था, और उस समय की वहाँ की बिहार की सरकार भी उनका साथ दिया था, लेकिन अब वो आपके साथ हैं। ऐसे में देखिए, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल वैसे ही जब प्रचार होता है तो बहुत सारी चीजें अजीबोगरीब होती है। जैसे कि 3 योजनाएं जो भारत सरकार किसानों के पक्ष में लेके आई थी, इसका अल्टीमेट फायदा किसानों को ही मिलना था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे किसानों को बर्बाद कर देंगे, उनकी हर चीज छीन लेंगे हम, और नतीजा उसका ये हुआ कि उसमें बहुत समय लगा और हमें वापस लेनी पड़ी।
ऐसे ही इस योजना का भी विरोध उसी स्तर पे हुआ है। पहले ही तो हुआ था ना, जी। उसके बाद से तो वो योजना चल रही है ना, और अब कई साल हो चुके। हाँ। अब तो पहली वाली का टर्म खत्म होने का भी समय आने लगा। सामने आने दीजिए, उसके लाभ भी सामने आएंगे। तो ये निश्चित बात है कि विरोध बहुत बार सिर्फ भड़काने के कारण, सिर्फ उनके बारे में मिस इंटरप्रिटेशन के कारण ही होते हैं। तो विपक्ष ने मिस इंटरप्रिटेशन किया पूरा। विपक्ष का काम ये सब सरकारी योजनाओं के अंदर, मतलब जो भी सरकार सत्ता में होगी जी। उसकी योजनाओं में खामियां निकालना, और अगर कोई छोटी मोटी खामी मिल जाए तो उसको बड़ा करना सरकार का काम है। जनता की बात भी सुनना, विपक्ष की बात भी सुनना, और उसमें से जो बेहतर हो उसे आगे बढ़ाना। और मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है कि सरकार वही निर्णय लेगी जो निर्णय सर्वहित में होगा, जो नौजवानों के हित में होगा। जी, उसमें अग्निवीर में खास तौर से 25% जो अस्थाई के लिए बात कही गई, या इसको बढ़ाया जा कर दें तो शायद समाधान हो जाए। देखिए, वो तो परिस्थितियों के ऊपर है। ये प्रावधान 25% का वो है जो कि ये निश्चित है कि इतना तो होगा ही होगा। अब उसके ऊपर अगर हमें जरूरत होगी तो हो सकता है 75% भी हो। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत बड़े परिवर्तन जैसे हर चीज में हो रहे हैं वैसे भारतीय फौज में भी हो रहे हैं, जिनमें एक प्रमुख बात और भी है लोगों को समझने की। टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्निक बदल रही है। अभी अभी लोग देख के चुके हैं इजराइल में और ईरान में जब लड़ाई हुई तो दोनों ने सिर्फ मिसाइल छोड़े, दोनों ने सिर्फ क्या करा, ड्रोन छोड़े। जी। पूरा यूक्रेन वॉर और रशियन वॉर जमीन पे आदमियों के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा, इसीलिए मरने वालों की गिनती 1 और 2 और 5 होती है। लेकिन वॉर टेक्नोलॉजी पे लड़े जा रहे हैं, तो हमें भी टेक्नोलॉजी की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर हम उन टेक्नोलॉजी की लड़ाई में पीछे रह गए तो माफी चाहूंगा, हम एक कबीलियाई समाज के भीड़ तंत्र के अलावा कुछ भी नहीं रहेंगे, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। आप इजराइल का नाम लिए तो उसी से एक जुड़ा प्रश्न है, क्या इजराइल के साथ, हालांकि वो रक्षा मंत्री कहेंगे, इजराइल के साथ भारत का सैन्य अभ्यास होना चाहिए बड़ी मजबूती से? देखिए, इस बारे में ये तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे ही निर्धारित होती है, कैबिनेट का काम है। मेरे जैसे छोटे लोगों का इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं होता। लेकिन हमारे देश में जितने भी अभ्यास होने चाहिए, जिन जिन देशों के साथ होने चाहिए, वो सारे बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चल रहे हैं और हमारी फौज सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम योजनाओं पर बात कर रहे थे, कई ऐसी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है और छोटे छोटे लोन की भी योजनाएं हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जो लागू तो हो जाती है लेकिन बैंक में और कुछ स्थानीय स्तर पर वो फंस जा रहा है, उसका सॉल्व नहीं निकल पा रहा है। देखिए, व्यवस्था के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम आदतन यथास्थितिवादी होते हैं। जो जैसा चल रहा है हम उसमें परिवर्तन नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन इसके बावजूद प्रयास किए जाते हैं, परिवर्तन लगातार होते हैं। आज एक बात निश्चित है, बहुत छोटे छोटे मेरे काम वाले ठेले वाले जो बहुत छोटे छोटे खाने के फूड के स्टॉल लगाते हैं, आज वो बढ़ कैसे रहे नंबर, उनकी गिनती हर शहर के अंदर, मैं अपने शहर में देखता हूं, दर्जनों सड़कों पर हर जगह उनकी गिनती इतनी बढ़ गई है, वो कारों में भी आ रहे हैं, वो लोग वैन बना बना के लेके आ रहे हैं। कहां से आ रहा है ये सब? अगर ये योजना सफल नहीं हुई होती तो उन्हें कहां से मिला होता? कल तक ठेले पे काम करने वाले व्यक्ति की स्थिति होती थी कि वो 300 रुपए नहीं कमा पाता था, वो अपना घर नहीं चला पाता था। माफी चाहूंगा, आज मेरे जैसे शहर के अंदर दर्जनों वो चाय की दुकानें खुल चुकी हैं जिनमें 1-1 लाख रुपए से ज्यादा तो वो लोग किराया दे रहे हैं। कारों से लोग आते हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं। हमेशा काम का फ्लो बनना चाहिए। जिनके पास पैसा है जब वो बाजार में आके खर्च करते हैं तो उससे हमेशा एक सर्कुलेशन बनता है और वही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है राजनीति में, और ऐसे में योजनाएं भी चली, हम उस पर भी बात करें। क्या कुछ राजनीति में और भी भूमिका उनकी बढ़नी चाहिए, जो जिस प्रकार से आरक्षण लागू करने के लिए अपना लागू भी किया भाजपा ने? देखिए, एक बात निश्चित है कि महिलाओं के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। यूरोप अगर डेवलप हुआ था तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दौर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे पहले, जब तक वहां भी महिलाओं को आधी तनख्वाह मिला करती थी और महिलाएं फैक्ट्री में पूरा काम नहीं करती थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आया, आदमी लड़ने पहुंच गए और लोगों को फैक्ट्रियां चलानी पड़ी। डेवलपमेंट उसके बाद ही हुआ। अगर आधी आबादी आपके किसी भी तरीके के
डेवलपमेंट प्रोसेस से बाहर रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। डेवलपमेंट प्रोसेस में सबको ही आना होगा। महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल खाली परिवार में नहीं है, बच्चों में नहीं है, सब चीजों में है। महिलाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष, क्योंकि आधी आबादी अलग नहीं की सकती किसी भी डेवलपमेंट से। खासतौर से आप व्यापारी भी हैं और हम ये जानना चाहेंगे लॉकडाउन कोरोना के बाद कितना कुछ व्यापार बदला है और क्या नए अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं युवाओं को ऐसे? निश्चित तौर पर मुश्किल का दौर था कोरोना। निश्चित तौर पर बदलते परिवेश के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, चाहे वो नोटबंदी के समय पे आई हो, चाहे वो जीएसटी लागू होने के समय पे आई हो। लेकिन क्या आपको सबको ये स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि अगर व्यापार बढ़ा नहीं होता तो कल तक जीएसटी 57,000 करोड़ रुपया केवल हम इकट्ठा कर रहे थे पर मंथ, मात्र 5 साल पहले, 6 साल पहले तक। आज 1,65,000 करोड़ कलेक्ट हो रहा है। कैसे? दो ही तरह से हो सकता है, या तो जो काम डॉक्यूमेंट पे नहीं हो रहा था, जो बेईमानी से हो रहा था, वो कागज पे आया, या काम बढ़ा 3 गुना, तो 3 गुना रेवेन्यू बढ़ा। इनकम टैक्स का कलेक्शन 7 लाख 6 लाख करोड़ होता था, आज व्यक्तिगत जो है वो 11 लाख करोड़ और कारपोरेट का 9 लाख करोड़, मिलाकर 20 लाख करोड़ का कलेक्शन आ रहा है। वो पैसा कहां जा रहा है? उसी पैसे सड़क बन रही है, उसी से पानी मिल रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, तो वो वापस सर्कुलेशन में जा रहा है। तो भाई साहब, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के आने के साथ साथ एक नया सर्जन भी शुरू होता है। ये बहुत पुरानी बात है, जब हम बदलाव करेंगे तो एक बार हमें परेशानी आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर नए आयाम खुलते हैं और नए आयाम खुल रहे हैं। एमएसएमई के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सरकार उस पर काफ़ी जोर दे रही है, बहुत सारे उसमें पैसे भी खर्च करें, लेकिन अभी भी क्या रोजगार देने की स्थिति में है ज़्यादा? देखिए, एमएसएमई में अपनी प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे आधार से आने वाले पैसे से वर्किंग कैपिटल से हमारे संसाधनों की समस्या हमेशा रहती है, आज भी है जी। कुछ लोगों को उस लड़ाई में मौका मिल जाता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल की जब बात करें तो एमएसएमई के अंदर ऑलरेडी सरकार 3% का एक्सपोर्ट में और 2% का जनरल बिजनेस में आपको वो रिबेट देती है, इसमें इंटरेस्ट में, जो निश्चित तौर पर एक बड़ी रकम होती है। एमएसएमई के लिए प्रायोरिटी सेक्टर बनाकर वो देने का प्रयास है, माना कि फिर भी कुछ मुश्किलें आती हैं, आएंगी, क्योंकि जब हम इंडिविजुअली करते हैं, हमें अपने परिवार, दोस्तों का सबका सहयोग चाहिए होता है, तभी हम उसे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बिना एमएसएमई सेक्टर के लार्ज सेक्टर कुछ काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि लार्ज सेक्टर तभी काम करता है जब उसको सप्लाई चेन पूरी मिले, और सप्लाई चेन हमेशा एमएसएमई से आती है। तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, वो एक व्यवस्था का हिस्सा है, वो हमेशा आगे बढ़ेगी और वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट का रास्ता बनेगी। बस चलते चलते युवाओं को एक मैसेज दें कि कैसे अपने उद्योग को स्थापित करें, क्योंकि आप बहुत उतार चढ़ाव के बाद आप अलीगढ़ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, प्रयास को लगातार जारी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हर रोज नए आयाम सोचने पड़ेंगे और अपने आप में हिम्मत कर कर उनसे लड़ने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। मैंने खुद अपनी जिंदगी में हर दौर देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब जेब में पैसे ना हो, मैंने वो दौर भी देखा है जब बहुत कुछ हो, और मैंने बहुत कुछ आने के बाद भी कम होते देखा है, खत्म होते देखा है, फिर खड़े होते देखा है। अपने आप को मैं निश्चित तौर पर लोगों से कहूंगा, डरने से जिंदगी में नहीं चलता। भगवान भी केवल उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है, जो फोकस करता है, जो लगातार प्रयास करता है। और एक बात निश्चित है, इस नए भारत में, इस उभरते भारत में, इस नई परिस्थितियों में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगी। आपको सिर्फ हिम्मत जुटानी है, उससे लड़ने की, खड़े रहने की। आप आगे बढ़िए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। धन्यवाद। यार दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ अजय पटेल जी, खास तौर से बता रहे थे कि अगर आपको उद्योग बढ़ाना है तो यहाँ अवसर है, आपको हिम्मत जुटाना है और अपने अवसर का इसका लाभ लेना है, और इसके लिए आपको खास तौर पर तैयार रहना होगा। हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, यूपी की आवाज़ के लिए नमस्कार।